हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान जराट की वीडियो। यमन में ईरान बहुत रिस्की खेल खेल रहा है। ईरान इज प्लेइंग अ रिस्की गेम इन यमन। लेट्स कम टू द वीडियो। दोस्तों जय हिंद, मतलब मेरा नाम है सुरभाषुरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यमन के बारे में। इनफैक्ट यमन के पास जो रेड सी बहता है उस रेड सी में हो रहे गदर के बारे में, क्योंकि ये जो हुती रेबल्स है साला इन लोगों ने वहां पे गदर मचा रखा है भाई साहब। इन्होंने ये जो इस वक्त रेड सी के अंदर कर रहे हैं, यानी कि वहां से निकलने वाले कमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, उसमें जब इन लोगों ने ये शुरू किया तब ये बोला था कि भैया जो इजराइल से अफिलिएटेड शिप्स हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, उनको टारगेट करेंगे और इजराइल के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे ताकि वो वहां पे सीज फायर करे, ये जो इजराइल हमास वॉर चल रही है उस वॉर के अंदर। लेकिन अब ये सारे पागल हो गए, मतलब अमेरिका के शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, यूके के शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, जापान के शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के शिप्स को टारगेट किया इन लोगों ने। और अभी जस्ट खबर आई है कि रशिया के 2 शिप्स ठोक दिए इनने, एक शायद कल ठोका था और एक अभी 10 मिनट पहले ठोका है। अच्छा, इस पर बात करें उससे पहले द ज्ञान जराहट के शो जो अपना सेकेंडरी चैनल है उस पे 20 जनवरी से अपना पॉडकास्ट शुरू होने वाला है। ये जो पीछे तामझाम दिख रहे हैं सेट उसी के लिए तैयार कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल काम है सेट तैयार करना भाई साहब, सिर्फ कहना इजी है। सो उस वजह से वीडियो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, बट एक बार सेट रेडी हो जाएगा तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अपन लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो पॉडकास्ट वाला शो भी शुरू हो जाएगा और ये तो अपना चल ही रहा है। इस वजह से पॉडकास्ट के लिए द ज्ञान जराहट के शो नाम का अपना जो चैनल है, लिंक में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह डाल रहा हूँ, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला पॉडकास्ट अपन लोगों का जो आ रहा है वो आ रहा है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। रेमी देसाई जी बहुत अच्छी एक्सपर्ट है, वो आ रही हैं और उनके साथ अपन लोग नॉर्थ ईस्ट को लेके हर चीज डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 20 तारीख से अपना नया पॉडकास्ट शो शुरू हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं यमन के बारे में। अच्छा, वैसे ऑफिशियली बोलूं तो ऑफिशियली बात करने के लिए बहुत कुछ है, और ये जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं ना, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो वेबसाइट्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं यार, वो बहुत अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हुती रेबल्स ये जो यमन के अंदर कर रहे हैं इसकी वजह से सऊदी अरेबिया के साथ हुती रेबल्स की जो पीस टॉक है वो डिरेल हो जाएगी। एक धड़ा ये बोल रहा है कि ये लोग जानबूझ के यहाँ पे अमेरिका को उकसा रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि अमेरिका यमन के अंदर अपने सैनिक उतार के वहां पे लड़ाई लड़े और जिस तरीके से अफगानिस्तान में फंसा उस तरीके से यहाँ पे भी फंसे। प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही। लेकिन यार मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, और मुझे लग रहा है कि ये जो गेम यहाँ पे हुती रेबल्स की आड़ में ईरान वाले प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ईरान वाले प्ले कर रहे हैं गेम। कौन प्ले कर रहा है भाई? जब हमारे शिप के ऊपर हमला हुआ तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोले तो अजीत डोभाल साहब, क्या वो यमन गए? नहीं, वो ईरान गए बात करने के लिए। और अभी सोमवार को जयशंकर साहब फिर से ईरान जा रहे हैं। फिर अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं ईरान ये जो करने की कोशिश कर रहा है इस कोशिश के बारे में, और क्या ये कोशिश सक्सेसफुल होगी। क्योंकि देखो यहाँ पे अपन लोगों को थोड़ा सा ये बात समझने की जरूरत है कि ईरान के पास आज की तारीख में इजराइल के अगेंस्ट में कोई इतने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, और ईरान के लिए गाजा स्ट्रिप के अंदर ये जो हमास है, हमास को बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमास यहाँ से हटता है तो फिर ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की जो पोजीशन है वो पोजीशन भी चली जाएगी। और अगर ये पोजीशन जाती है तो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनने का ये जो सपना ईरान वाले साल 1979 से देख रहे हैं मेरे हिसाब से, जब से ईरान के अंदर ये तख्ता पलट हुआ और खोमेनी साहब आके बैठे हैं। भले ही आप इसे बैठ के इस्लामिक रेवोल्यूशन कहो, लेकिन जो हुआ वो तख्ता पलट था। एक डिक्टेटर हटा और दूसरे डिक्टेटर आए साहब। सो जब से ईरान के अंदर ये हुआ है ना, तब से ईरान वाले इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सऊदी अरेबिया को इस्लामिक वर्ल्ड की ये जो लीडरशिप है इस लीडरशिप की पोजीशन से हटाए और वहां पे खुद आके बैठे। और इसके लिए आज से नहीं, मतलब काफी लंबे समय से ये लोग यमन को यूज करते आए। लेकिन अगर हम लोगों ने इस पे बात करना शुरू किया तो साला 1 घंटा निकल जाएगा और पॉइंट से अपन लोग भटक जाएंगे। इस वजह से अपन लोग इस पे बात नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है इसकी पोजीशन के बारे में। क्योंकि देखो ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है ना, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट आप चाहे कितनी भी बात कर लो, आप चाहे इसको लेके कुछ भी कह लो, आप इसके पक्ष में हो विपक्ष में हो, मतलब कि आप इजराइल के पक्ष में हो भले आप पैलेस्टाइन के पक्ष में हो, मतलब किसको सही मानना किसको गलत मानना ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इस मिडिल ईस्ट और इस इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो सोल्व करेगा वो इस्लामिक वर्ल्ड का ना सिर्फ हीरो होगा, बल्कि आप ये मान के चलो कि उसके पास इस्लामिक वर्ल्ड की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो लीडरशिप
आ जाए। और इसी वजह से यहाँ पे ये कलेश चल रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही चाहते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी लीडरशिप में खत्म हो, संयुक्त लीडरशिप नहीं, अलग अलग लीडरशिप। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से पूछूं कि ये जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन की ओर से कितने लोग पार्टी है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोगों के माइंड में यही आएगा कि इजिप्ट वाले पार्टी हैं, जॉर्डन वाले पार्टी है, सऊदी अरेबिया वाले पार्टी है, ईरान वाले पार्टी है, कतर वाले पार्टी है, कुवैत वाले पार्टी हैं, बहरीन वाले पार्टी हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन की ओर से एक्चुअली में एक ही पार्टी है, और वो है खुद पैलेस्टाइन के लोग जो कि वहां रहते हैं। और ये जितने भी कंट्रीज है, ये तमाम कंट्रीज उन्हीं लोगों की मदद से ना, अब ये जो पैलेस्टाइन के लोग वहां पे रह रहे हैं, इसमें दो धड़े हैं, एक पैलेस्टाइन के अथॉरिटीज और दूसरे ये हमास वाले। अब ये जो पैलेस्टाइन की अथॉरिटी है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी है, इसे इस्लामिक वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज करता है, और जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इसी अथॉरिटी को पैलेस्टाइन की ऑफिशियल अथॉरिटी मानते हैं। लेकिन ये जो पैलेस्टाइन की ऑफिशियल अथॉरिटी है, इसके ऊपर ईरान वालों की किसी भी तरीके की अथॉरिटी नहीं, मतलब ये ईरान वालों को मुंह नहीं लगाते। ये लोग बात करते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर वालों को फिर भी मुंह लगा लेते क्योंकि कतर वाले थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं, अदरवाइज कतर वालों को ये मुंह ना लगाए। लेकिन ये लोग ईरान वालों को इतना मुंह नहीं लगाते। इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान वालों की ये जो एंट्री होती है, ये एंट्री होती है हमास की मदद से। कुछ लोग कहेंगे हिजबुल्ला भी है, लेकिन हिजबुल्ला लेबनान में बैठा हुआ है। हिजबुल्ला वाले इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईरान लेबनान में इनका ये जो हिजबुल्ला नाम का प्रॉक्सी है, इसको एक्टिवेट करके इजराइल के साथ में वॉर शुरू कर सकता है लेबनान इजराइल बॉर्डर पे। लेकिन उस सिचुएशन में भी ये जो हिजबुल्ला वाले हैं, ये इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी नहीं बनते। पूरी दुनिया में ईरान के जितने भी प्रॉक्सी हैं, उनमें से इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में पार्टी सिर्फ हमास वाले हैं। सो ये वो मेन रीजन है जिसकी वजह से ईरान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये हमास वाले बचे, क्योंकि अगर हमास खत्म तो इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान की एंट्री खत्म, और अगर एंट्री खत्म तो फिर सऊदी अरेबिया अकेले ही सब खाएगा और क्या। सो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ईरान वालों के लिए हमास वाले कितना ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि ये असल में बहुत बड़े लेवल पे गेम चल रहा है। प्लस ये जो हिजबुल्ला वाले हैं, हिजबुल्ला वाले इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके। मतलब आज की तारीख में इजराइल वाले हिजबुल्ला वालों को उनके घर में जा जाके ठोक रहे हैं। हमास का बंदा लेबनान की कैपिटल में हिजबुल्ला के इलाके में हिजबुल्ला के ऑफिस में बैठा हुआ था, वहां जाके इजराइल वालों ने उन्हें ठोक दिया, और हिजबुल्ला का लीडर आके कैमरे पे बैठ के बोल के गया कि साहब बहुत बुरा किया है, इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन इजराइल के साथ में वॉर शुरू नहीं करें, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन अगले के अंदर का गांधी जाग गया। बट सच्चाई ये कि हिजबुल्ला वाले आज की तारीख में वॉर लड़ने की कंडीशन में ही नहीं है। भाई लेबनान के अंदर लेबनान की पब्लिक के बीच में इजराइल के साथ वॉर के लिए ढेले भर का सपोर्ट नहीं। वॉर शुरू कर देंगे, 15 दिन लड़ लेंगे, उसके बाद में खाएंगे क्या। साल 2006-7 में मेरे हिसाब से शायद इन लोगों ने वॉर लड़ी थी इजराइल के साथ में। वो दिन है, आज का दिन है। ये उस वॉर का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस क्राइसिस से आज तक उभर नहीं पाए हैं लेबनान वाले। और क्योंकि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए, ईरान वाले वैसे भी पैसे देने की कंडीशन में नहीं। आज की तारीख में लेबनान वालों को पाल कौन रहा है? पाल ये सऊदी ब्लॉक वाले लोग रहे हैं। सो हिजबुल्ला तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कंडीशन में ही नहीं। सो क्योंकि ईरान वालों के पास हमास ही एकमात्र ऑप्शन है, इसलिए उससे बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बचाने का एक ही तरीका है, और वो ये कि कैसे भी करके यहाँ पे इमीडिएट सीज फायर हो, जो हो नहीं रहा। इस वजह से इन लोगों ने यमन के अंदर इनके जो प्रॉक्सी बैठे हुए हैं हुती रेबल्स, इनको एक्टिवेट किया है। ये लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल शिपिंग्स को, इस उम्मीद में कि इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे आउटरीच क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव आएगा और ये लोग यहाँ पे सीज फायर करने के लिए जाएंगे। प्लस ये लोग यहाँ पे ये भी मान के चल रहे हैं कि अमेरिका यमन के ऊपर हमला नहीं करेगा इन सेंस कि अमेरिका यमन के अंदर अपने सोल्जर्स नहीं उतारे, क्योंकि इस साल यानी कि साल 2024 में अमेरिका के अंदर इलेक्शन है। जो बाइडेन चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। ऑलरेडी अगले के 10 ईयर में 2 वॉर शुरू हो चुकी है, एक तो यूक्रेन के अंदर और दूसरा ये इजराइल के अंदर, तीसरी ताइवान वाली भी तैयार बैठी है। सो ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बाइडेन है, बोले तो जो लोग हैं, ये इलेक्शन के ठीक पहले कोई भी नई वॉर शुरू नहीं करेंगे। और इसी भरोसे ये लोग रेड सी के अंदर ये जो इंटरनेशनल शिपिंग्स निकल रही है उनको टारगेट कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि ये इनकी मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है रेड सी के अंदर, इसका इस इजराइल हमास वॉर के ऊपर ढेले भर का फर्क भी नहीं आ रहा है। भाई अल्टीमेट गोल क्या है? सीज फायर करवाना। सीज फायर हुआ,
नहीं हुआ। सीज फायर की कोई बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है। प्लस अगर हम लोग इजराइल और अमेरिका के स्टेटमेंट देखें तो अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है 2 दिन पहले अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यानी कि एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा भैया, पैलेस्टाइन में बैठ के, मतलब पैलेस्टाइन की अथॉरिटीज के पास बैठ के एंटनी ब्लिंकन ने यहाँ पे ये बात बोली कि यहाँ पे अगर शांति स्थापित करना है तो उसके लिए जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है इसका परमानेंट सोल्यूशन का जो रास्ता है यानी कि पीस प्रोसेस का जो रास्ता है इस पे तत्काल प्रभाव से चलना शुरू करना पड़ेगा। एंड एक तो हमास को खत्म करना है एंड सेकेंड ईरान को पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर करना है। ये बात एंटनी ब्लिंकन ने खुद अपने मुंह से बोली, सीज फायर का किसी का नाम नहीं लिया। प्लस अमेरिका और यूके वालों ने कल ही यमन के अंदर हौती रेबल्स का जो ठिकाने हैं वहां पे बहुत बड़े लेवल पे और सक्सेसफुल स्ट्राइक करके इन लोगों को क्लियर मैसेज दिया है कि अब अगर इसके आगे ये लोग आते हैं, मतलब कि अभी भी अगर ये लोग हमले जारी रखते हैं तो फिर इन लोगों को और भी ज्यादा बुरे नतीजे भुगतना पड़ेंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पे अमेरिका वाले यमन के अंदर वॉर शुरू करने में वो इतने ज्यादा हिचकिचाएंगे नहीं। भाई डेफिनेटली मानता हूँ कि ये इलेक्शन ईयर, लेकिन यहाँ हम लोगों को ये बात भी समझने की जरूरत है कि ना तो ये वॉर यूक्रेन रशिया के बीच में हो रही है और ना ही चाइना ताइवान के बीच में, ये वॉर हो रही है इजराइल हमास के बीच में। और ये जो इजराइल है, मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार बोला और अगेन यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इजराइल और अमेरिका के संबंध दुनिया के अंदर 2 कंट्रीज के बीच में जितने भी तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं सब में सबसे ज्यादा अलग है, सब में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और सब में सबसे ज्यादा मजबूत है। सो चाहे इलेक्शन ईयर चल रहा हो, अगर नौबत आती है तो इजराइल के नाम पे अमेरिका वॉर शुरू भी कर सकता है और जो भी राष्ट्रपति वॉर शुरू करेगा उसे इलेक्शन के अंदर इस वॉर की वजह से ढेले भर का नुकसान भी नहीं होने वाला। प्लस सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों ही कंट्रीज के जो मौजूदा लीडर्स हैं, ये लीडर्स इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक पीस डील करवाने के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। प्लस इनके फ्यूचर मूव्स इस पीस डील के ऊपर डिपेंड करते हैं। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मुस्लिम वर्ल्ड में इंटरेस्ट है जो वो इस पीस डील की मदद से अचीव करना चाह रहा है। इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी कुर्सी आज की तारीख में दाव पे लगी हुई है। और कुर्सी क्या, मतलब पूरा का पूरा फ्यूचर दाव पे लग चुका है उस आदमी का। खत्म है वो आदमी, अगर यहाँ पे कोई बढ़िया पीस डील नहीं होती है इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में तो फिर खत्म है उस आदमी का भविष्य। और ये जो बाइडेन ने बोले तो हमारे जो बुरा हुए, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का यूक्रेन में रशिया को अभी थोड़ा सा और लंबा फंसा के रखने का मूड है और उसको खींचे रखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कुछ बड़ा पीस से रिलेटेड करके लाए। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पे हमास को पूरी तरीके से खत्म करते हुए ईरान को पिक्चर से बाहर करने का मन बना चुके हैं। भाई तभी तो ये जो करंट इजराइल हमास वॉर चल रही है। आप खुद मुझे ईमानदारी से बताओ, ये ईरान और ईरान के ग्रुप में जो छर्रे बैठे हुए हैं, इनके अलावा कौन कपड़े फाड़ रहा है? किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब चाह रहे हैं कि हमास खत्म हो और ये ईरान पिक्चर से बाहर हो। प्लस अगर जरूरत पड़े तो यमन के ऊपर हमला करने से पीछे नहीं हटना, यही मकसद है। तभी तो अमेरिका वाले ये इंटरनेशनल कोलिशन बना के यहाँ पे आए हैं। अदरवाइज तो खुद अमेरिका की नेवी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस रेड सी को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ये लोग इंटरनेशनल कोलिशन बना के यहाँ पे आके बैठे हैं ताकि यमन के ऊपर हमला करने का ऑप्शन इनके पास खुला रहे। और हौती रेबल्स के अक्ल ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों को यमन में अपने सोल्जर्स उतारने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हवाई हमले से काम हो जाएगा। और अगर सोल्जर की जरूरत लगती है तो सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स तैयार खड़े हैं। अगर अमेरिका समेत बाकी की 10 कंट्रीज का इंटरनेशनल कोलिशन सऊदी फोर्सेस को यमन के अंदर एयर सपोर्ट देता है, वो भी टॉप नॉच का, क्योंकि यहाँ पे सऊदी फोर्सेस अमेरिकन इक्विपमेंट्स को यूज करे और खुद अमेरिकन आर्मी अमेरिकन इक्विपमेंट्स को यूज करके मिलिट्री ऑपरेशन करे। इन दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर अमेरिका ऑपरेट कर रहा है तो उसके पीछे उसका जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री का, वो एक साथ ऑपरेट करता है। इस वजह से उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। सो अगर अमेरिका समेत ये इंटरनेशनल कोलिशन एयर सपोर्ट और नेवल सपोर्ट देता है तो सऊदी फोर्सेस इजीली घुस के इन हौती रेबल्स की यमन के अंदर अक्ल ठिकाने लगा सकती है। इस वजह से यार मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत रिस्की गेम खेल रहे हैं ईरान वाले, क्योंकि अगर ये गेम उल्टा पड़ा तो हमास तो जा ही रहा है, साथ ही साथ यमन के अंदर से हौती वाले भी निकल जाएंगे और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का ईरान का जो सपना है उसके लग जाए। बट फिर भी एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान